हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। वीडियो में बात करेंगे सक्षम प्रैक्टिस सर। शुरुआत करेंगे आज के पहले प्रश्न के साथ। 1153 ये हमारा टेस्ट सीरीज़ का जो है क्वेश्चन पेपर है। अभी देखो, अभी आपने एक चीज़ गौर की होगी, आजकल कुछ चीज़ें, एक पेपर थोड़ा सा रीजनिंग जिसमें थोड़ा इजी दी जा रही है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के दूसरे पेपर में लेवल बढ़ा के दिया जा रहा है ताकि आपकी हर तरीके से प्रैक्टिस हो पाए। क्योंकि अक्सर थोड़ा सा लेवल बना दो, ऊपर उठा दो, तो उसके बाद जो है जो सीख रहे हैं या जो नए होते हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए इस वाले पेपर में थोड़ा सा इजी से प्रश्न आपको मिलेंगे, बट वो आने चाहिए। किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और निम्नलिखित में से किसके बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। यानी बहुत सिंपल सी बात है, ये बताया जा रहा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस किस के बीच में कार्य करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, हमेशा ध्यान रखो, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारे हार्डवेयर के बीच में और हार्डवेयर के साथ साथ हमारे सॉफ्टवेयर के बीच में जो है आपके पास वो कोऑर्डिनेशन का काम करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इसके बीच में ये कोऑर्डिनेशन करवाने का काम करता है। फॉर एग्जांपल, सॉफ्टवेयर मान लेते हैं कि भैया हमारे पास कोई टाइपिंग टेस्ट करके या टाइपिंग टेस्ट मान के चलो, या कुछ भी हो सकता है, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिस पर आप टाइपिंग करते हैं। और हार्डवेयर के फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, जैसे हमने बात की यहाँ पे कीबोर्ड के बारे में। तो ये जो कीबोर्ड है और ये जो टाइपिंग टेस्ट है, जिससे आप जो है कीबोर्ड से आप ऑब्वियसली बात है कुछ कमांड दोगे, उसमें जो है आपके पास जो सॉफ्टवेयर है उसमें आपके पास कुछ ना कुछ चीज़ें टाइप हो रही हैं। तो उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग, उनके बीच में जो है एक कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करवाने का जो कार्य होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो बेसिकली ये आपके पास किस में आ जाएगा, ये हार्डवेयर वाले सेक्शन में आएगा कि भैया ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में आपका एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। बाकी देखिए, पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं जिनको जो है बाहर से एक्सटर्नली जो है हम जोड़ते हैं, जिसमें हम माउस के बारे में बात करते हैं, हम मैं ये कह सकता हूँ पेन ड्राइव के बारे में बात करते हैं, आपके पास यहाँ पे किसी भी तरीके से प्रिंटर हो सकता है, वो सभी पेरिफेरल डिवाइस है। बाकी मेमोरी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। स्क्रीन नॉर्मल से जो बाहर की आउटर साइड होगी उसको हम स्क्रीन कह देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन बैकअप के संदर्भ में सत्य नहीं है। बैकअप का मतलब होता है बैकअप करना, यानी किसी भी चीज़ को अपने पास सेव करके रखना, किसी भी चीज़ को डिलीट ना होने देना। बेसिकली ये नॉर्मल तरीके से आप समझ सकते हैं, उसको बैकअप बोला जाता है। क्या इसमें सही नहीं है। कंप्यूटर फाइलों को सटीक प्रतिलिपि, अरे भाई आपके पास कोई फाइल है, अगर उस फाइल की एक प्रतिलिपि बना दी, एक कॉपी बना दी, वो बैकअप हो गया। कभी भैया एक कॉपी अगर आपके पास चली भी जाए, ख़राब हो जाए किसी भी तरीके से, अगर उस कॉपी को कुछ नुकसान हो जाता है ताकि हमारे पास दूसरी कॉपी रहे, तो इसकी प्रतिलिपि होती है। बात बिल्कुल सही है। यह कारोबार को निरंतर योजना का हिस्सा होता है। भैया अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, अगर कारोबार नहीं भी कर रहे हैं, अगर आपका खुद का भी अपना काम है, तो आप भी जो इंपॉर्टेंट फाइल होती है हमेशा उनको अपने पास सेव रखते हैं, उनका एक बैकअप रखते हैं। तो एक वो योजना का हिस्सा होता है। पीसी में नियमित बैकअप की आवश्यकता नहीं होती, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। भैया पीसी में तो आपके पास बैकअप की ज़रूरत होती है। अगर पीसी में बैकअप की ज़रूरत नहीं होगी तो आपकी जो फाइलें हैं वो उड़ जाएंगी, और फाइलें उड़ने से क्या हो जाएगा, आपके पास फाइलों को उड़ने से आपके पास क्या होगा, जो पुराना डेटा है वो वापस नहीं आ पाएगा, जिसकी आपको कभी ज़रूरत हो जाती है। इसलिए पीसी में भी जो है आपको लगातार जो है बैकअप की ज़रूरत, आवश्यकता इसकी पड़ती रहती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। तो आपको बताना पेरिफेरल डिवाइस कौन नहीं है। पेरिफेरल डिवाइस मतलब जो कंप्यूटर के साथ बाहर से जुड़ते हैं, बाहर से उनको अटैच किया जाता है, जिसमें कीबोर्ड देखिएगा बाहर से लगाते हैं, बिल्कुल। माउस बाहर से लगाते हैं, बिल्कुल। प्रिंटर बाहर से निकालते हैं, बिल्कुल। हार्ड ड्राइव आपके पास बाहर से नहीं लगाई जाती है। हार्ड ड्राइव आपके पास कंप्यूटर के साथ पहले से ही अंदर लगी हुई होती है। ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये मेमोरी है। हार्ड ड्राइव क्या होती है, आपके पास मेमोरी होती है, और ये कंप्यूटर में पहले से ही जुड़ी हुई होती है। बाहर से आप एक्सटर्नली नहीं लगाते हैं। हाँ, हालांकि अगर आप देखोगे कि अक्सर कभी हम क्या करते हैं कि हार्डवेयर को भी बाहर से लगा सकते हैं, बट क्योंकि हमें सटीक चाहिए तो अभी के लिए हार्ड ड्राइव जो है हमारा हिस्सा हो जाएगा आपका, किसका, कि जो एक पेरिफेरल डिवाइस के अंदर नहीं आता है। आगे देखेंगे 89 क्वेश्चन, आंकड़ा संचरण की गति को सामान्यतः किस इकाई में नापते हैं। यानी जो आपकी जो मैं ये कह सकता हूँ, जो डेटा होता है, डेटा जो आपका मैं कह सकता हूँ उसकी स्पीड होती है, ये डेटा जिसमें जो है आपके पास गति करता है, उसको हम नापते हैं बिट्स पर सेकंड में। ठीक है, ये नैनो पर सेकंड हो गया, मेगा हर्ट्ज हो गया, ये इसमें आपके पास आंसर नहीं आएगा, क्योंकि जो मेगा हर्ट्ज होता है ये तो आपके पास फ्रीक्वेंसी वगैरह को मेजर करने की इकाई होती है। ये नैनो सेकंड वगैरह टाइम वगैरह के अंतर्गत आपके पास आ जाता है। संप्रेरक पर सेकंड ये कुछ होता आपके पास नहीं है, तो अभी के लिए बिट्स पर सेकंड आपके पास जो है ये डेटा संचरण की आपके पास इकाई हो जाती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 90 क्वेश्चन है, वीएलएसआई का पूरा नाम क्या है। वीएलएसआई का पूरा नाम होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और यहाँ पे जो है इसका जो फुल फॉर्म है वो बी वाला हो जाएगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एक आपके पास यूएलएसआई आता है, यूएलएसआई की फुल फॉर्म क्या होगी, ये अल्ट्रा लार्ज हो जाएगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो जाएगा। अच्छा, इसमें काम क्या होता है, इसमें बेसिकली काम कुछ ये होता है कि आप क्या करते हैं ना, एक छोटे से, जैसे आपके पास एक छोटा सा आपका एक मदरबोर्ड हो गया, इस छोटे से मदरबोर्ड पे आप बहुत सारे कंपोनेंट्स को जो है आप लगाना शुरू कर देते हैं। तो छोटे से एरिया पे जब बहुत सारे कंपोनेंट्स आपके लगते हैं तो हम बोलते हैं इसको, ये क्या है, वीएलएसआई।
और एक अल्ट्रा लार्ज में आता है, इसका मतलब वो हो जाता है उसको और छोटा करके और रिड्यूस करके आप क्या करते हैं, उन कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। यानी बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी साइज़ को अगर हमें रिड्यूस करना है ना भाई, तो साइज़ को रिड्यूस किया जाता है। अगर कंप्यूटर उसको साइज़ को रिड्यूस करेंगे, उसके अंदर जो चीज़ें बेसिकली मदरबोर्ड में सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं, तो उसको जितना रिड्यूस करोगे सारे कंपोनेंट्स एक ही उसमें आ जाएंगे, तो उसको हम जो है एक टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जो VLSI टेक्नोलॉजी है या ULSI टेक्नोलॉजी हम उसका नाम देते हैं। तो इस तरीके से अभी के लिए आपके पास आंसर ये हो जाएगा। आगे देखेंगे, यदि 2 जीन्स 3 कमीजों का मूल्य 3500 है और 3 जीन्स 2 कमीजों का मूल्य 4000 रुपये है, तो एक जीन्स का मूल्य क्या होगा। अब देखो, ये बचपन में अगर चीज़ें सीखी हैं वेल एंड डन, थोड़ा सा मैथ्स आनी चाहिए, चीज़ें हो जाती हैं। मैंने कहा मान लेते हैं कि एक जीन्स है वो X की है और एक कमीज़ का जो है वो आपके पास Y है, मतलब कमीज़ और ये जीन्स का मूल्य। मैंने कहा यार X रुपये एक आपके पास जीन्स का मूल्य है और Y रुपये आपके किसी कमीज़ का मूल्य है। अगर मान लो मेरे पास अगर X रुपये हो किसी आपका जीन्स का मूल्य, मैंने कहा X रुपये किसी जीन्स का मूल्य, मान लेते हैं X का मतलब मैंने कहा भैया 100 रुपये की जीन्स है। अब अगर मुझे 2 जीन्स लेनी होगी तो कितने की जाएंगी, 200 की आ जाएंगी। यहाँ पे भी सेम टू सेम, अगर मैंने कहा X मूल्य है किसी आपके पास किसी जीन्स का, इसका मतलब अगर 2 जीन्स मुझे लेनी पड़ेंगी तो मुझे इसको 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। और अगर मेरे पास Y पैसे हैं या मेरे पास एक कमीज़ का मूल्य Y रुपये है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3Y हो जाएगा। और इसने कहा इन दोनों का मूल्य जो सम है बोला वो 3500 है, यानी 2x + 3y का जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3500 इसका सम हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से 3 जीन्स और 2 कमीज़ का मूल्य कितना है बोला 4000। अब 3 जीन्स का मतलब हम बोलेंगे 3 जीन्स का मतलब 3x प्लस हमारे पास 2 कमीज़ का बोले तो 2y, और कितना आ जाएगा इसका आंसर बोला, ये हो जाएगा आपके पास 4000 हो जाएगा। अब देखो यार, बचपन में इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करना सीखा होगा तो चीज़ें हो जाएंगी, और सॉल्व करना नहीं आया है तो इससे सॉल्व करना पहले सीखना आना चाहिए। हम क्या करेंगे, उसको बराबर बनाने की कोशिश करते हैं। देखो ये ना सॉल्व करने का तरीका है। बराबर मैं इसको कैसे बना रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, इस ऊपर वाले को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 2 से। समझना मेरी बात। हाँ, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 2 = 6x प्लस 3 3 = 9y इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 3 3 9 और 1 10 हो जाएगा, यानी आपके पास इतना आ गया 10 500। इसी तरीके से 2 से इस पूरी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना है, 2 3 = 6x प्लस 2 2 = 4y इक्वल्स टू 2 4 यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे इस तरीके से ये मामला बन जाएगा। ठीक, अब मेरे पास 6x और 6x जो है एक जैसे हो गए, तो अब इसको माइनस कर सकते हैं। इससे माइनस करो, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 9 से 4 को माइनस करोगे तो यहाँ पे 5y आ जाएगा इक्वल्स टू यहाँ पे इससे इसको माइनस कर लेना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 500, और ये कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। y की जो वैल्यू आएगी आपके पास कितनी आने वाली है, 500 आएगी, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 500। y की वैल्यू 5 है, तो हमने बोला था कि जीन्स की वैल्यू कितनी आने वाली है, जीन्स को हमने माना था x। अगर मैं यहाँ पे 2x कर दूँ, इसका मतलब अच्छा y कर लेते हैं, y कर लेते हैं। y की वैल्यू को पुट कर लो, y की वैल्यू को अगर मैंने यहाँ पुट कर दिया इसमें, तो 5 दूना कितना होगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। या चलो अगर ऐसे भी नहीं करना, वहाँ यहाँ y कहीं भी पुट कर लेना भाई। हाँ देखो, अब एक बात समझना, ये 3 को हटा दो यहाँ से, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। हम बस सिंपल सा एक काम करेंगे, 2x को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो 2x मैंने ऐसे लिखा, इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा, और इक्वल्स टू कितना है, ये 3500 आ जाएगा। ये कुछ ऐसे आने वाला है, ये बात तो सभी को समझ में आ रही होगी, समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस 3500 से 1500 को, गलत तो नहीं हो गया ये, 5 या 15, ठीक है। अब हम इस 3500 से 1500 को माइनस करेंगे, और 3500 से 1500 को माइनस करोगे तो 2x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे ये आ जाएगी 2000। अब ये 2000 आ गई तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 1000 इसकी वैल्यू आ गई। तो यानी मुझे यही तो निकालना था, मुझे निकालना था कि जीन्स का मूल्य क्या होगा। तो जीन्स का मूल्य कितना आ गया, 1000 जो है जीन्स का मूल्य आ गया। अब ये थोड़ा सा लेंदी जरूर हो चुका है, बट मुझे समझाने के लिए इतना सब कुछ करना होता है, और ये चीज़ें आपको आनी भी चाहिए। ये बेसिक तरीका है, इक्वेशन बनाओ, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, दैट्स इट। शॉर्टकट भी इसके बहुत है, जिन्होंने तैयारी करी है SSC वगैरह की, आप उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसको शॉर्टकट नहीं आता उसके लिए जो है ये तरीके से क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। प्रेसिडेंट को ये बोला गया है तो इसको क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे P है, P के बाद T बनाया गया, P के बाद T बनाया गया, कितना, P के बाद QRST, यानी +4 कर लो तो T आ जाएगा। फिर यहाँ से R से चले जाओ इस तरीके से, V पे, R के बाद क्या आता है STUV, यानी +4 आता है, तो यहाँ पे ऐसे कर लो। फिर हमने देखा E से इस तरफ आ जाओ, E के बाद क्या आता है FGHI, यानी +4, तो ऐसे कर लो। इसी तरीके से +4 करके इसको आगे बनाया गया। सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, C से +4 आगे आ जाओ, C के बाद क्या आता है DEF, C के बाद आता है DEFG यानी G, A के बाद BCDE यानी E, T के बाद UVWX GEX, कहाँ पे है GEX,
जी ई एक्स किधर है, जी एक्स केवल ये है बी वाला, तो इसी से हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, आंसर आ जाएगा। एक बार चेक भी कर सकते हैं, टी है इधर एक्स है, तो टी के बाद क्या आता है यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है ना, मतलब प्लस प्लस 4 करके हम इसको आगे बढ़ाएंगे। 92 का इस तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए 93 देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, लुप्त संख्या हमें निकालनी है। जरा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जरा इसको देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक काम किया, यहाँ पे काम क्या किया मैंने, 64 से 48 को माइनस किया। चलो इसको माइनस करें, यहाँ पे करते हैं इसको माइनस, ठीक, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। 48 है हमारे पास, तो 48 64 से 48 को माइनस करो, यानी इन दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करो। इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा हमारे पास कितना आने वाला है, 16 यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। ये 16 आ गया भैया, 48 50 और 14 16 हो जाएगा। 48 और 40 के बीच में देखो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो कितना आने वाला है भैया, 8 आने वाला है, सिंपल है। 40 और 36 के बीच में जो डिफरेंस आएगा भाई कितना आने वाला है, ये आपके 4 आ जाएगा। 36 और 34 के बीच में डिफरेंस कितना आएगा भाई, 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ बन रही है, ये 2 2 जा 4 बन रहा है, 4 2 जा 8 बन रहा है, 8 2 जा 16, कुछ कुछ ये बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एक ऐसा नंबर आएगा, यहाँ पे एक ऐसा नंबर आएगा जिसको जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 2 आना चाहिए। तो ऐसा क्या नंबर होगा यहाँ पे भैया, यहाँ पे जब आपका यहाँ पे आपके पास जब मल्टीप्लाई 1 होगा तभी तो आपके पास 2 आएगा, यानी 1 मल्टीप्लाई टू 2, 2 मल्टीप्लाई टू 4। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका डिफरेंस वो नंबर आना चाहिए जो, मतलब डिफरेंस यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे असल में 33 लिखोगे, क्योंकि 33 और 34 के बीच में डिफरेंस 1 आएगा और 1 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 2 आएगा। तो ये इस तरीके से बेसिकली आपके पास सवाल बनने वाला है, यानी 1 मल्टीप्लाई टू 2, 2 मल्टीप्लाई टू 4। सवाल अच्छा है, तो यहाँ पे 33 आएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश क्या करो। बहुत सारे लोगों ना एकदम से नहीं आता दिमाग में, बैठो कोशिश करो, एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगाओ 15 मिनट लगाओ, वो डिपेंड करता है तुम लोगों के ऊपर। मतलब अभी के लिए जिसको सीखना है वो अपने हिसाब से काम किया करो, ऐसे नहीं कि यार मेरे से नहीं हो रहा है, समय लगता है और इस समय के साथ साथ आप चीज़ें ठीक हो जाती हैं। वहाँ 5 पुस्तकें हैं, A B C D E, ये इस तरीके से 5 पुस्तकें हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, C D के ऊपर है, तो C पुस्तक D के ऊपर है, मैंने इसको ऐसे बनाया, ठीक है भैया, C D के ऊपर है, E A के नीचे है। अब देखो ये वाली लाइन हम कहाँ पे कनेक्ट करेंगे मुझे नहीं पता, इसको थोड़ी देर छोड़ सकते हो, यहाँ से शुरू करते हैं। D बोला A के ऊपर है, D कहाँ है, A के ऊपर है, इसका मतलब A नीचे होगा, इसने ये तो बोला D A के ऊपर है, एवं B बोला E के नीचे है, B कहाँ है, E के नीचे, तो हम इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये वाला अभी तक हमने लाइन छोड़ी थी, E बोला A के नीचे है, E कहाँ है, A के नीचे, तो इसको हमने A के नीचे बना दिया, तो E A के नीचे है, और B बोला E के नीचे है, B कहाँ है, E के नीचे, B कहाँ है, E के नीचे, तो B हमने ऐसे बना दिया E के नीचे। सबसे नीचे कौन है, सबसे नीचे B हो गया ना, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन B जो है इसका आंसर हो जाएगा, B सबसे नीचे है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक आदमी दक्षिण पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है। अब बनाओ इसको जरा, दक्षिण पश्चिम कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान दो, एक इस तरीके से बनाओ, इसको ऐसे बनाते हैं, थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं। ये हमारी डायरेक्शंस हैं, सभी लोग जानते हैं, ये मेरी पूरब डायरेक्शन है, ये मेरी पश्चिम हो गई, ये मेरी उत्तर हो गई, और ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी दक्षिण डायरेक्शन हो गई। इसमें हमारे पास कुछ सब डायरेक्शन है साहब, सब डायरेक्शनों में एक डायरेक्शन मेरी ये है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, ये मेरे पास जो डायरेक्शन है ये उत्तर पूर्व डायरेक्शन है। ये जो डायरेक्शन है ये मेरे पास, इसको बोलते हैं मैं दक्षिण पूर्व डायरेक्शन। ये मेरे पास डायरेक्शन है, ये मेरे पास जो है दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन, और ये मेरे पास है, ये मेरे पास है उत्तर पश्चिम डायरेक्शन। ये मेरे पास कुछ डायरेक्शन है, ठीक है जी। अब ध्यान दो कि उत्तर और ये जो पूरब है ना, इसके बीच में पूरा होता है ये 90 डिग्री का एंगल। ये कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। इसका मतलब ये 45 डिग्री है आधा, 45 मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 45, और यहाँ से यहाँ तक 45 है। कहाँ से, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, मतलब ये वाला 45 और यहाँ से यहाँ तक 45। इसी तरीके से ये पूरा बेसिकली चलने वाला है। अब देखो इसके 2 तरीके हैं वैसे करने के। देखो आदमी कहाँ खड़ा है, दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम का मतलब वो आदमी किधर खड़ा है, दक्षिण पश्चिम का मतलब आदमी है यहाँ पे खड़ा है। इसका मतलब ये आदमी यहाँ खड़ा है, जरा समझना मेरी बात। सबसे पहले क्या घुमा, ये पहले घड़ी की क्रम में 180 डिग्री घुमा। अगर कोई आदमी 180 डिग्री घूम रहा है, इसका मतलब ये आदमी सीधा पहुँच चुका होगा इधर, क्योंकि सीधा स्ट्रेट होता है ना, तो यहाँ से 180 हो जाएगा इधर। फिर वो उल्टे क्रम में घूम रहा है 135 डिग्री। अब कोई आदमी उल्टे क्रम में जब 135 डिग्री घूम रहा है, जरा समझना, यहाँ से घूमेगा उल्टे क्रम में तो 45 डिग्री, यहाँ से अगर घूमेगा फिर से 45 डिग्री बोले तो 90 डिग्री, और फिर घूमेगा 45 डिग्री और तभी तो 135 डिग्री होगा। यानी असल में वो आदमी अब इस दिशा में पहुँच चुका होगा, और ये दिशा कौन सी हो गई, ये हो गई पश्चिम दिशा। एक तो तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका बस ये ध्यान रखो कि यार हमें किस दिशा में घूमना है। अगर हमसे ये पूछा गया ना, क्या पूछा गया हमसे,
हमसे क्या पूछा गया है, ठीक है, हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही समझ लो, ठीक है, नहीं तो बहुत लेंथी हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो इस तरीके से इसे कर सकते हो। बाकी 180 से 135 माइनस करके भी ऐसा भी हो सकता है, तरीके बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे जो है पश्चिम इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 96 क्वेश्चन देखते हैं। 96 क्वेश्चन में हमें बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं वो सबसे आसान होते हैं। कैसे? ये इसको भूल जाओ नीचे वाले को, सबसे हम केवल ऊपर वाला देखेंगे। तो 1 2 3 4 ये बेस पे आपको ये मिलेगा। कैसे? इन सबको ऐड करना है। 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4 10, यानी इस बेस पे मिले 10। अब ये आना चाहिए भैया, ये आना चाहिए, ये 10 होगा। सेम टू सेम इस ऊपर वाले को भूल जाओ, नीचे वाले बेस पे कितना होगा? 1 2 3 4। ये नीचे वाले ट्रायंगल काउंट करोगे ना तो इसमें भी कितना आएगा? यहाँ पे भी 10 आएगा। तो 10 और 10 कितने हो गए? 20। अब ध्यान दो, कभी भी ऐसे ट्रायंगल जब जुड़ते हैं ना, इस वाले के साथ यानी इस नीचे वाले के साथ ये ऊपर वाला जुड़ रहा है, इसका मतलब कुछ और नए ट्रायंगलों का फॉर्मेशन होने वाला है। इन नए ट्रायंगलों में एक तो ये बनेगा, यहाँ पे देखो, एक तो ये बना, एक ये बनेगा, 2, ये 2 हो गए, और एक यहाँ से बनेगा इस तरीके से 3, और एक यहाँ से ये वाला बनेगा, ये हो गया 4। यानी असल में यहाँ पे 24 ट्रायंगल है। ये सी इसका आंसर हो जाएगा। कैसे सॉल्व करना है, तरीका है, वो मैंने आपको बता दिया है। 97 क्वेश्चन देखते हैं। इस 97 क्वेश्चन में कहा गया है कि यार वर्ष 1979 में क्रिसमस दिवस के दिन जो है मंगलवार था। तो क्रिसमस दिवस बोले तो आपके 25 दिसंबर, यानी मैं ऐसे कह सकता हूँ कि साहब 25 दिसंबर 1979, 25 दिसंबर 1979 को यहाँ पे मंगलवार है। अब हमें जाना है कहाँ तक आएगा ना, मतलब वापस देखो मंगलवार कहाँ तक आ सकता है। देखो सेम 25 दिसंबर से लेकर 1980 देखो क्या आएगा। सेम 25 दिसंबर से देखो 1981 तक यहाँ पे क्या आएगा। सेम इसी तरीके से देखो 1982 तक यहाँ पे क्या आने वाला है। सेम इसी तरीके से 1983 तक देखो क्या आने वाला है। इसी तरीके से आगे जाके देखोगे 1984 तक क्या आने वाला है। अब देखो जरा इसको बना के देखना कि क्या क्या हमारे पास आने वाला है। देखो कभी भी सेम डेट सेम मंथ से सेम डेट सेम मंथ पे जाते हैं। अगर नॉर्मल ईयर है, अगर बीच में लीप ईयर नहीं आया तो 1 दिन बढ़ता है, और अगर लीप ईयर है तो 2 दिन बढ़ते हैं। ये सभी को पता होगा। 365 दिन के बाद और 366 दिन के बाद का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ध्यान दो कि 25 दिसंबर अगर मुझे 1979 से 25 दिसंबर 1980 तक जाना है तो कितने दिन बढ़ेंगे? 1 दिन बढ़ेगा भाई। 1 दिन बढ़ेगा मतलब मंगलवार के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। क्यों बढ़ रहा है 1 दिन? क्योंकि 1979 से लेकर 1980 के बीच में, गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे लीप ईयर आएगा। 2 दिन बढ़ेंगे यहाँ पे। 2 दिन क्यों बढ़ेंगे? समझ पा रहे हो? 2 दिन क्यों बढ़ेंगे? 2 दिन इसलिए बढ़ेंगे यहाँ पे, 2 दिन इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि भैया 25 दिसंबर 1979 से जब 25 दिसंबर 1980 पे जाओगे तो 1980 लीप ईयर है। तो 1980 फरवरी में 29 दिन आए होंगे, तो इसलिए वो 366 हो गया। इसलिए यहाँ पे 2 दिन बढ़ेंगे, और मंगलवार में 2 दिन आगे बढ़ाओगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पे बुधवार मिलेगा। ठीक है जी। अब देखो दिसंबर 1980 से 1981 तक आना। अब यहाँ नॉर्मल ईयर है तो बुधवार के बाद 1 ही दिन बढ़ेगा, बृहस्पतिवार। फिर 81 से 82 आओगे, नॉर्मल ईयर है तो बृहस्पति के बाद क्या आएगा? शुक्रवार। फिर शुक्रवार से हम जा रहे हैं 83 पे। 83 पे जाओगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है हमारे पास? शुक्र के बाद आ जाएगा यहाँ पे शनिवार। शनिवार आ जाएगा, ठीक है। और शनिवार आ जाएगा, और शनि के बाद क्या आएगा? रवि और सोमवार। तो पुनः उस दिन मंगलवार तो तब भी नहीं आ रहा है। कहीं तो गड़बड़ हुई है, कहीं गड़बड़ हुई है। ओके, मंगलवार है। ये देखो यही गलती करी ना मैंने यार, स्टार्टिंग में ही गलती हो गई। देखो ऐसे छोटी छोटी गलतियों से बचा करो। यहाँ गलती हो गई। चलो अब देखो मंगलवार में 2 दिन ऐड करने ना भाई, तो यहाँ पे मंगलवार की 2 दिन ऐड करके बृहस्पतिवार आएगा। अब ये नॉर्मल ईयर की तरह सभी काउंट होंगे। बृहस्पतिवार के बाद ईयर आगे क्या आएगा? शुक्रवार, नॉर्मल ईयर है। फिर 1981 से 82 नॉर्मल ईयर है तो शनिवार हो जाएगा इस तरीके से। फिर 82 से 83 पे अगर आप आओगे तो रविवार होगा। 82 नॉर्मल ईयर है, ठीक है, लेकिन 83 से जब 84 में आओगे, देखो 25 दिसंबर 1983 से 25 दिसंबर 1984 में आओगे तो 1984 वाला जो साल है वो लीप ईयर है। क्योंकि ये लीप ईयर है तो रविवार में यहाँ पे 2 दिन बढ़ेंगे, तो रविवार में 2 दिन बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मंगलवार। यानी असल में इसका आंसर जो आएगा 1984 आएगा। इसको थोड़ी आगे बढ़ाओगे ना तो इसमें 90 भी आएगा, 1990 में भी मंगलवार आएगा। लेकिन इसने बोला कि पुनः उसी दिन कब मनाएगा, तो भैया पुनः तो पहले तो 1984 में मना दिया होगा ना, ठीक है, 1984 में मना दिया होगा। 1990 उसका आंसर नहीं आएगा। हालांकि 1990 में भी मंगलवार आ रहा होगा, लेकिन पहले तो 1984 आएगा ना, तो पुनः वो उस दिन मना रहा होगा। ये रहा सवाल का सॉल्यूशन। उम्मीद करूंगा ये सवाल सबको समझ में आया होगा। बहुत सारे लोगों ने इसको +6 वगैरह +11 वगैरह करके भी इसको ऐड किया होगा। +11 करने की ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई कैलेंडर रिपीटेशन नहीं बोला है। आगे देखो, सवाल है आपको बताना है लुप्त संख्या बतानी क्या आएगा। तो क्या आएगा भैया यहाँ पे? क्या आएगा यहाँ पे सवाल में? ओके, तो यहाँ पे देखो 5 × 3 कर लो, 5 × 3 = 15, और इसमें +4 ऐड कर लो 19।
सेम टू सेम 6 गुणा गया 4, 6 चौको 24 प्लस 5 29। इसी तरीके से 7 पंजे 35 और 35 प्लस 6 कितना हो जाएगा भैया आपके पास 41। ये इस तरीके से सॉल्व करना था। आज का लास्ट सवाल देखते हैं। आज का लास्ट सवाल, यदि किताब को घड़ी कहते हैं, घड़ी को बस्ता, बस्ते को शब्द को, तथा शब्द को उसको खिड़की कहा जाए तो किताब उठाने के इसका प्रयोग होता है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं इसमें हम क्या करते हैं भैया, किताब उठाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बस्ते का इस्तेमाल करते हैं ना। किताब किस में उठाते हैं, झोले पे, झोले पे कहते हैं उठाते हैं। लेकिन झोले को क्या बोला गया या बस्ते को क्या बोला गया, इसने बोला घड़ी को बस्ता बोला और बस्ते को बोला इसने शब्दकोश। बस्ते को क्योंकि यहाँ शब्दकोश बोला गया है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, शब्दकोश इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करूंगा ये बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पे किसी को बाकी किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बता सकते हैं। वैसे तो ऐसे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बट फिर भी उसके अलावा किसी को दिक्कत होती है तो आप बता सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और बच गया है, अभी तो 100 क्वेश्चन भी है। चलिए अब आज का लास्ट सवाल देखते हैं। किसी चित्र में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा कि इसकी माँ बोले तो आपके पास यहाँ पे जो स्त्री है इस स्त्री की माँ के बारे में बात हो रही है। यानी यहाँ पे ये स्त्री है, ये स्त्री की बोला जो माँ है, यानी स्त्री की कोई माँ होगी इस तरीके से, इसकी माँ की माँ, यानी इस स्त्री की माँ की माँ, ऐसा कुछ होगा, स्त्री की माँ की माँ। ये मैं एक सर्कल इसलिए बनाता हूँ ताकि पता चल जाए ये फीमेल के बारे में बात हो रही है। स्त्री की माँ की माँ, क्या बोला इसने, स्त्री उसकी माँ बोले तो स्त्री की माँ की माँ मेरे पिता की माँ है। मेरे पिता की माँ है मतलब ये असल में ये ऑलरेडी माँ है किसी के पिता की, और ये मेरे पिता की माँ है। मेरे पिता की माँ का मतलब चित्र में एक स्त्री को इंगित करते हुए एक आदमी, तो यहाँ पे ये आदमी है। तो ये जो आदमी है ये आदमी इस स्त्री की ओर इशारा करके ये कहता है, इस स्त्री की बोला माँ की माँ जो है वो मेरे पिता की भी माँ है। यानी इसका मतलब ये हो गया, अरे भाई इस आदमी का और ये जो महिला है ये दोनों आपस में क्या है, ये भाई बहन हो जाएंगे आपस में। इस आदमी के पिता और इस स्त्री की माता ये दोनों भाई बहन हैं आपस में। प्रश्न था कि चित्र वाली स्त्री से क्या संबंध है, यानी इस आदमी का इस स्त्री से क्या संबंध है। तो भैया ये आपका बुआ की लड़की होगी ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ममेरा भाई आ जाएगा। अब क्यों इसने बोला है आदमी का चित्र वाले संबंध, मतलब चित्र वाला जो मतलब जो ये चित्र वाली स्त्री है उसका आदमी से संबंध क्या है, यानी आदमी का बोले तो आदमी क्या लगेगा चित्रवाली का, तो आदमी चित्रवाली का क्या लगेगा, ममेरा भाई, क्योंकि ये यहाँ पे मामा है, ये माँ का भाई है, तो ममेरा भाई हो गया। ठीक है जी, उम्मीद करूँगा ये बात समझ में आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन वीडियो के साथ।